ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी उन्हें देखकर आपके मन में एक सवाल होगा, और सवाल ये कि आखिर गणपति विसर्जन और पंजाब की बाढ़ दोनों के बीच आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है। दरअसल आज पूरे देश में गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। विघ्नहर्ता श्री गणेश को लेकर मान्यता ऐसी है कि जब वो विराजमान होकर हमारे घर आते हैं तो अपने साथ तमाम खुशियां लेकर आते हैं, और इसके बाद जब वो हमारे बीच से वापस अपने गांव जाते हैं, यानी जब गणेश जी का विसर्जन होता है, तो वो अपने साथ साथ भक्तों के सारे दुख दर्द कष्ट हर कर ले जाते हैं। इसीलिए आज हमने गणपति बप्पा की विदाई और पंजाब में आई बाढ़ वाली आपदा को मिलाकर विनायक विश्लेषण आपके लिए खास तौर से तैयार किया है। हम ये कामना कर रहे हैं, मन से कामना कर रहे हैं कि गणपति अपने गांव जाएंगे तो पंजाब पर आए सैलाब रूपी सारे क्लेश, सारे संकट अपने संग समेट कर ले जाएंगे। आज जब पूरे देश ने गणपति बप्पा मोरिया की गूंज के साथ गजानन को नम आंखों के बीच विदा किया, तो विघ्नहर्ता से पंजाब के कष्ट हारने का आशीर्वाद मांगा। पूरे देश ने ये कामना की, श्री गणेश जब अपने गांव जाना तो पंजाब पर आई बाढ़ वाली आपदा को भी संग लेते जाना। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि। आज ये नदियां ही पंजाब की भूमि के लिए प्राण घातक बन रही हैं। बाढ़ के बाद नदियों की उफनती लहरें पंजाब को पीड़ा पहुंचा रही हैं, लेकिन आपदा की इस घड़ी में भी पंजाब ने अपनी दिलेरी का परिचय दिया है। पंजाब का हर जिला भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है, बावजूद इसके पंजाबियों का हौसला टूटा नहीं है। कुदरत के इस कहर के आगे पंजाबी सरेंडर नहीं कर रहे, बल्कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जहां तक संभव है आपदा का डटकर सामना कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे लुधियाना के गांव में पहुंचे। यहां सतलुज नदी की लहरों ने रौद्र रूप लिया है। बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ती नदी की लहरें गांव पर तबाही बनकर टूट रही हैं। ऐसे में सतलुज नदी के तट पर लहरों को रोकने के लिए स्थानीय लोग बांध बनाने में जुटे हैं। इनका हौसला और हिम्मत देखिए। रात के 1 बजे जब एबीपी न्यूज संवाददाता यहां पहुंचे, तब भी ये लोग बांध के काम में जुटे हुए थे। गांव के लोग मिल करके सेना और एनडीआरएफ के साथ एक नया बांध बना रहे हैं, ताकि नदी का पानी गांव तक ना पहुंच सके। तार का जाल है वो बनाया गया है, और इन जालों में बड़े बड़े बोल्डर रखे जा रहे हैं, ताकि अगर नदी का बहाव तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़े तो ये बोल्डर पानी के तेज बहाव को रोकें। सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में भीषण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नदी की लहरें खेत खलियान में प्रलय मचाते हुए गांव की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में गांव वाले लगातार नदी के तट पर पहरा दे रहे हैं, जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। लुधियाना में भी सतलुज नदी का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि लुधियाना के तमाम गांवों पर जो बाढ़ का खतरा है वो मंडरा रहा है, और नदी खेतों को काटती हुई आगे बढ़ रही है। गांव के लोग रात दिन यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से गांव को सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से गांव में पानी आने से रोका जाए। लुधियाना के 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा शहरी इलाकों में भी सैलाब के आने की आशंका है। यही वजह है कि मुख्य बांध बह जाने के बाद स्थानीय ग्रामीण, सेना और एनडीएफ के जवान मिलकर 500 मीटर पहले नया बांध बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, ताकि बाढ़ के पानी को गाँव में आने से रोका जा सके। पंजाब को तो बचाना है, हमने लुधियाना बचाना पड़ेगा ना, इसलिए सारे लोग हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। इस टाइम तो पंजाब को बचाना है, लुधियाना को बचाना है, इसके लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी।
पंजाब वैसे तो देश का पेट भरता ही है, विपदा की इस घड़ी में भी वो पंजाबियत को पूरी शिद्दत के साथ निभा रहा है। रात में भी लंगर सेवा चल रही है। जो युवक बांध के काम में श्रमदान कर रहे हैं, लंगर के जरिए उन्हें खाना और चाय दी जा रही है। गांव और एनडीआरएफ के लोग पूरी रात यहां पर काम कर रहे हैं और उनके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लंगर का इंतजाम किया गया है, ताकि जो लोग यहां पर श्रमदान देने के लिए आए हैं वो भूखे ना रहें। उनके खाने की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। पंजाब के कई जिलों में हालात काफी खराब हैं। 4 सितंबर तक राज्य के 14 जिलों में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 196 राहत कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा 1,72,000 हेक्टेयर खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में आई सबसे बड़े सैलाबी संकट की हर तस्वीर और खबर देश तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये जो बाढ़ आप देख रहे हैं, इसकी वजह से 7 गांव का जो संपर्क है वो आगे बिल्कुल टूट चुका है और लोगों को ट्रैक्टर के जरिए ही गांव के अंदर जाना पड़ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो फसलें हैं वो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, फसलों में कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा अगर अंदर घरों की बात करें तो पानी जरूर घरों के अंदर से निकल गया है, लेकिन एक मलबा, एक गारा घरों के अंदर अभी भी जमा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा पंजाब के गुरदासपुर में एक गांव पहुंचे। ये गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। बाढ़ की वजह से इस गांव से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। यहां पहुंचने का एकमात्र जरिया एनडीआरएफ की बोट बची है। एबीपी न्यूज की टीम एनडीआरएफ की बोट के जरिए गांव पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम रावी और उज नदी का जहां संगम हो जाता है वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखते हैं चारों तरफ आपको यहां पर पानी ही पानी नजर आएगा। जिस तरीके की बाढ़ पंजाब में आई है उससे हालात बहुत ज़्यादा पंजाब में ख़राब हुए हैं, लेकिन जो एजेंसीज हैं वो तमाम लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की बात करें तो लगातार जिस दिन से बाढ़ आई है एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से लोगों को इस जो ख़राब स्थिति हुई है उससे बचाया जा सके। एनडीआरएफ ने यहां 26-27 अगस्त से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। बॉर्डर से लगे इन गांवों से 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हमारी डिप्लॉयमेंट इधर है और अभी तक हमारी इस प्रकार की जिस बोट पर अभी हम हैं तो 1500 से अधिक हमने यहाँ पर इवैक्यूएशन किया है इसी प्रकार की बोट के माध्यम से। इसके अलावा अन्य कई माध्यम से भी हमने इवैक्यूएशन किया है। वहीं पंजाब के अमृतसर जिले में भी हालात अच्छे नहीं हैं। एबीपी न्यूज की टीम यहां के रामदास इलाके में पहुंची। यहां का सरकारी स्कूल बाढ़ के पानी में आधा डूब चुका है। बाढ़ को आए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोग इस पानी के बीच से ही गुजरकर आने जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आपको चारों तरफ पानी नजर आएगा और लोग जूझते हुए भी नजर आएंगे और जो लोग आगे जाना चाहते हैं वो इस तरीके से ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पूरी सड़क जलमग्न है और गाड़ी बड़ी धीरे धीरे वहां से आ रही है और आगे जितने भी गांव हैं वो डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी है वो अभी नहीं निकला। पंजाब के फजिल्का में भी बाढ़ की सबसे भीषण मार है। फजिल्का के कई गांव बाढ़ में डूबे हैं। इस संकट के बीच सेना के जवान यहां देवदूत बने हैं। वो बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार फजिल्का के तेजा रहेला गांव पहुंचे। यहां एक ऊंचाई वाले इलाके से उन्होंने अपने कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड की तो पता चला कि न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी सतलुज नदी की लहरों ने काफी विनाश किया है। बॉर्डर पार के भी कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बोट में सेना के जवान हैं जो तेजा रोहेला गांव तक जो है राहत सामग्री लेके जा रहे हैं और ये राहत सामग्री जो है दिल्ली से आए हुए जो लोग हैं वो ये राहत सामग्री लेके आए हैं। जो जवान हैं वो अपना काम कर रहे हैं इस समंदर में जो ये सतलुज समंदर में परिवर्तित हो चुकी है। इसमें से अब फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा पे जो अंतिम गांव है तेजा रोहेला वहाँ तक ये बोट जाएगा और वहाँ ये सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिलहाल पंजाब के लोगों को अभी बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। खबर है कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं।
पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए केंद्र की तरफ से पंजाब के लिए कुछ राहत राशि का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तारीफ तो पंजाब के लोगों की करनी चाहिए जो मिलकर मुश्किल की इस घड़ी का सामना कर रहे हैं। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन में क्या रहने वाला है, इसी को लेकर बड़ी जानकारी है। आज तेजस्वी यादव के घर पर इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक हुई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, बिहार में कांग्रेस 66 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 66 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की थी, लेकिन सहमति 66 सीटों पर बनी है। आप जानते हैं 2020 बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहद खराब रहा था। 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी और ऐसे में इस बार महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में 66 सीटें जा सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की तरफ से मांग पिछली बार की तरह 70 सीटों की गई थी, लेकिन 66 सीटें ही कांग्रेस को दी जाएंगी गठबंधन के भीतर चुनाव में उतरने के लिए। ये जानकारी है सूत्रों के हवाले से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निधि से। निधि, कांग्रेस की मांग 70 सीटों की, 66 सीटों को लेकर सहमति बन गई है क्या? बिल्कुल, देखिए आज लगभग 3 घंटे से ज्यादा की बैठक चली रोमाना तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, जहां पर कृष्णा लावरू और राजेश राम कांग्रेस की तरफ से पहुंचे थे, जो कि बिहार अध्यक्ष और बिहार इंचार्ज है। और आपको बता दें कि लगभग ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या 70 सीटों की मांगे जो कांग्रेस ने रखी थी क्या उस पर अडिग रह पाएगी। लेकिन आज जो मुझे सूत्रों ने खबर दी है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सहमति बन गई है और 66 सीटों पर कांग्रेस इस चुनाव में लड़ सकती है। पिछली बार से 4 सीटें कम हुई है। और चूंकि ये कहा भी जाता था, आरजेडी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि हमें नई पार्टी एडजस्ट करना है। इस बार देखेंगे कि पशुपति पारस की पार्टी जो है वो भी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी इस बार नहीं लड़े थे साथ, इस बार सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है। तो यही बार बार कहा जा रहा था, कांग्रेस को समझाने की कोशिश। बिल्कुल, और ऐसे में अब सहमति ये बताया जा रहा है बनती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर, पिछली बार 70, इस बार 66 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। गठबंधन के भीतर इस पर सहमति बनी। बहुत धन्यवाद आपका निधि इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और अब बात उस राजनीति की करते हैं जो श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ वाली शिलापट को तोड़ने पर शुरू हुई है। कल पूरे देश ने देखा था किस तरह जुमे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ ने दरगाह में जो राष्ट्रीय प्रतीक था, उसी राष्ट्रीय प्रतीक वाले शिलापट को ईंट से, पत्थरों से तोड़ दिया। विरोध करने वाले लोग इसे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बता रहे थे। और अब इसी को लेकर जम्मू कश्मीर की पार्टियां और केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। तो अब ये विवाद धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ वर्सेस संविधान के अपमान वाली लड़ाई में तब्दील हो गया है। श्रीनगर के गांदरबल में बनी हजरत बल दरगाह मुस्लिमों के लिए एक पवित्र स्थल रहा है, क्योंकि यहाँ पैगंबर मोहम्मद की निशानियां रखी हैं। वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च कर दरगाह का रिनोवेशन करके उद्घाटन करवाया। उद्घाटन के शिलापट पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को उकेरा गया। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए आई भीड़ ने इसको लेकर हंगामा किया और बाद में राष्ट्रीय प्रतीक वाली शिलापट को तोड़ दिया। लोगों की दलील है कि किसी भी तरह का चिन्ह या मूर्ति इस्लाम की भावनाओं के खिलाफ है। ये मुस्लिमों की भावनाओं से खिलवाड़ है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दरगाह में चिन्ह लगाने को ईश निंदा बताया है। आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं। बहुत तकलीफ हुई है। इस गुस्ताखी को मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी है, शिर्क है और इसमें कड़ी सी कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्थानों पर ऐसे चिन्ह की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का 28 अगस्त का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ईद मिलाद की तैयारियों का जायजा लेने दरगाह गए थे, लेकिन उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अब दरगाह में हुए इस हंगामे से बीजेपी और कई हिंदू संगठन काफी नाराज हैं। शनिवार को बजरंग दल ने इसके विरोध में जम्मू में प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाना संविधान का अपमान है। जम्मू कश्मीर की घटना ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। हंगामे वाले दिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने इसे साजिश बताया था और कहा था कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में दंगा कराना चाहते हैं। ऐसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, ये एक सोची समझी चाल है। ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी। फिलहाल इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी गलियानों का तापमान बढ़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।